आगे एक दिन मुझसे वाइफ कहती है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो लोग दूसरे कंट्री चले जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि गुरु के पास चलो। आपकी ईगो इतनी बड़ी क्या हो गई कि आप गुरु के पास नहीं चल सकते। उस दिन उसकी वो बात मुझे चुभ गई। स्टेप लेके राइट पे देखता हूँ तो एक गोल्डन कलर की बड़ी अच्छी कुर्सी थी और उसके ऊपर एक कोई बैठे हुए हैं। उन्होंने ऑर्गेंडी के बड़े क्रिस्प कपड़े पहने हुए हैं और अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। अरुण शौरी को मैं पहचानता था, वो मिनिस्टर थे उस टाइम में। लेफ्ट में देखता हूँ तो मेनका गांधी बैठी थी। पीछे देखता हूँ तो राजेश पायलट जी की वाइफ वो खड़ी हुई थी। ओहो हो, मैंने कहा ये कहाँ आ गए। उस पीरियड के बीच में गुरुजी जब मेरी तरफ देखते थे, मैं गुरुजी की तरफ देखता था तो उनकी आंखों की तरफ मैं देख नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब मालिक का बुलावा होता है। आज मैं मालिक बोल रहा हूँ उनको, आज मैं परमात्मा बोल रहा हूँ कि जब वो बुलावा आता है फिर आपका खिंचाव होता है और आप वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे कोई भी रीज़न है। बहुत अजीब लगा। अगर ये गुरु हैं, सबसे बड़े हैं, पहले तो इन्हें खिलाना चाहिए, फिर हमें खिलाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पहले हम सबको लंगर करा के और फिर उसके बाद में खुद लंगर करते हैं। और जब हम लंगर कर रहे होते हैं गुरुजी के सामने, जो जो एक एक निवाला मैं अपने मुंह में ले रहा था, उस पर मालिक की दृष्टि पड़ रही थी, निगाह पड़ रही थी और वो उस निगाह से उसको ब्लेस कर रहे थे। मुझे नहीं अकल थी। आई वॉज ए फूल दैट डे। गुरुजी कहा करते थे मैं लाइट हूँ, मैं ओम हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। बहुत अजीब लगता था और मेरी आँखों से वो पानी बह रहा है। उस दिन मुझे अकल आ गई कि जो सब कुछ करने वाले थे यही थे, इन्होंने ही सब कुछ किया था और आज इन्होंने बता दिया। उस दिन से मैं ये कहता हूँ कि मुझे मालिक की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई और अब समझ में आया कि मैं जिस दर पे आया हूँ और जिसने मुझे बुलाया है वो एक ओंकार है। वो खाली ओम नहीं है, वो खाली एक सृष्टि को चलाने वाला नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है और वही गुरु जी हैं। होता ये था कि हम लंगर लेके हम वहाँ पे छुप के बैठ जाते थे कि गुरुजी ये ना कहते तुम जाओ। हमारी इच्छा होती थी हम यहाँ बैठे रहे, हम चाहते थे तो हम अक्सर ऐसा करा करते थे। लेकिन गुरुजी तो जानो जाने उन्हें पता होता था, वो आवाज़ दे के बुला लेते थे, चलो तुम आज की पिक्चर खत्म। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी की सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं आपके लिए। और आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही खास संगत, पुरानी संगत जुड़ी है और जिनका नाम है अरुण अग्रवाल अंकल जी। बहुत ही प्यारी संगत है, बहुत ही प्यारी सोल है। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया गुरुजी को, गुरुजी से जब मिले तो उनकी क्या फीलिंग थी, क्या भाव है उनके, तो वो सब चीज़ें आज हम इस सत्संग में देखेंगे और अंकल से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, क्या वो हमें बता पाते हैं गुरुजी के बारे में। तो आइए अंकल जी से मिलते हैं। अंकल जी कैसे हो आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। हैरी अंकल, थैंक यू। आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आ पाऊँ और बैठ के आपकी संगत को कुछ गुरु जी के बारे में बता पाऊँ। बिल्कुल अंकल जी, संगत तो गुरु जी की होती है और हम तो सब गुरु जी की संगत है और हर संगत में गुरु जी बसते हैं। तो आज हम उनको कुछ ना कुछ समझाने की ट्राई करेंगे कि कैसे गुरुजी ने आपको गाइड किया था या मतलब और संगत को उस टाइम पे गाइड किया था। तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो अंकल जी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरुजी, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हैरी अंकल, एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरुजी के बारे में कुछ बता पाएँ, गुरुजी के पास आ पाएँ, बैठ पाएँ या इवन ये हमारी आपस में वार्तालाप भी हो पाए। जब गुरुजी की इच्छा जहाँ होती है, जब होती है, जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं, उससे बात कराते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं कहूँगा कि आज गुरुजी इस स्टूडियो को भी ब्लेस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस के साथ में और हमारी आपकी बातों के बात में। देखो ऐसा होता है कि हम सब गुरुजी से जो जुड़ते हैं, कोई ना कोई हमारे पीछे एक बहाना होता है, एक रीज़न होता है। मोस्टली हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे होते कोई हैं। दुख की समस्या, कोई या तो कोई बीमारी चल रही होती है, कोई तंगी चल रही होती है या कोई हादसा हो जाता है फैमिली के अंदर और हम बिखर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जब ऐसा होता है लोग हमें बताते भी हैं, कहते हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो, इस जोशी के पास चले जाओ, उधर चले जाओ, ये पूजा पाठ कर लो, ये धागे बांध लो, ये अंगूठी पहन लो। सब तरह की चीज़ें होती हैं, उपाय सब तरह के बताते हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको कोई ना कोई एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है, जिसको आप मना करते रहते हो, फिर आप कहते हो कि चलो लेट मी ट्राई। राइट। तो उस वक्त
मन में ट्रायल होती है कि मैं ट्राई करने के, चलो और सब कह रहे हैं तो एक बार चल के देख लेते हैं। तो पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, तो दूसरा कहता है एक गुरु हैं, गुरु के पास में चलो। तब तो गुरुजी चोले में थे जब मेरे साथ भी बात थी। और हम इतना देखते रहते हैं टीवी पे, पढ़ते रहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बड़े नेगेटिव होते रहते हैं जब हम ह्यूमन बीइंग गुरुज के बारे में हम देखते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम बचे रहें इन सब चीज़ों से, ऐसा ना हो। लेकिन एक वक्त आता है जब मालिक का बुलावा होता है, आज मैं मालिक बोल रहा हूँ उनको, आज मैं परमात्मा बोल रहा हूँ, कि जब वो बुलावा आता है फिर आपका खिंचाव होता है और आप वहाँ पहुँच जाते हो, चाहे कोई भी रीज़न है। हो सकता है कोई आपको किसी सत्संग में बुलाए और आप खाली उसको विश करने गए हो कि उसकी बर्थडे है या उसकी मैरिज सेरेमनी या कुछ भी है, लेकिन रीज़न वो नहीं होता। रीज़न मालिक का बुलावा होता है उस दिन, उस घड़ी में, तब वो बुलाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड घर में आर्य समाज का रहा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ, और ग्रैंडफादर मदर मेरी बिल्कुल टोटल कंप्लीटली आर्य समाज का बैकग्राउंड था। छोटा शहर है, इतना बड़ा शहर तो नहीं है दिल्ली जैसा, अब तो खैर बड़ा हो गया। तो वहाँ होता ये था कि हमें मंदिरों में नहीं जाना, हम तो दूर से खाली हाथ जोड़ना है तो जोड़ लिया, घर के अंदर हवन होना है, आर्य समाज में जाना है, वो सारे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो या ओम की बात पढ़ रहे हो, सारी वो चीज़ होती है। हवन वगैरह चलते हैं, हवन घर में हवन होता, तो कोई भी ओकेजन होगा, बर्थडे होगी, जो कुछ होगा उसमें हवन होता है। और हम खुद आता भी है, मैं खुद भी कर लेता हूँ, हवन भी कर लेता हूँ, कि पंडित पुजारी को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि जो चीज़ होती किताबें हमारे पास होती हैं, समुदाय लाते हैं, हवन कुंड लाते हैं। और उसमें ये लगता था कि देखो जब हवन कुंड कर रहे हैं हम, पॉजिटिविटी घर के अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आप अग्नि जला रहे हो, उसके अंदर जो चीज़ें डाल रहे हो, उसका जो धुआं हो रहा है, वो धुआं जो नेगेटिव चीज़ें हैं घर के अंदर उसको दूर करता है, कीड़ों मकोड़ों को भी मारता है और एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करता है। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे माइंड में होता है। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ धूप जलती है, अगरबत्ती जलती है, हमें पता नहीं, हमें लगते हैं ये सब रिचुअल्स हैं, हम रिचुअल कर रहे हैं। हवन का भी शुरू में हमें यही लगता था कि रिचुअल है, हम रिचुअल कर रहे हैं, किसी मिठाई जलाएं या आपने सामग्री डाली, उसके ऊपर घी की आहुति दे दी, वेरियस प्रोसेसेस हो गए, बीच में उसमें जल प्रसाद भी ग्रहण किया, सारा कुछ किया। लेकिन उन सब चीज़ों का भी मुझे गुरु जी के पास जुड़ने के बाद में अकल आई कि मैं क्या कर रहा था। ये खाली मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि जो आर्य समाज का भी बैकग्राउंड था, और आज अगर गुरु जी ने मुझे यहाँ अपने साथ बैठाया है और ये बात हम कर रहे हैं, तो मैं बाय प्रोफेशन आई एम होटेलियर। पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मेरे फादर लॉयर रहे हैं मेरठ में। वी आर 2 ब्रदर्स। मेरे बड़े ब्रदर इंजीनियर है, उन्होंने उनको इंजीनियरिंग पढ़ाई। तो फैमिली में होता है कि 2 भाई हो, 2 बेटे हैं, एक को इंजीनियर बना दो, दूसरे को डॉक्टर बना दो। तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड था नहीं एक्चुअली। मैं चाहता था कि मैं डॉक्टर के लिए बड़ी लंबी पढ़ाई है, लंबी चीज़ें हैं। सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कि मैं जिस चीज़ को मैं चाहता था। तो जब ठीक वक्त आया तो मैंने होटेलियरिंग ज्वाइन किया, एंड मैंने आई बिकेम होटल मैनेजमेंट मैंने कोर्स किया। आई बिलोंग टू, मेरा नाम जैसे अग्रवाल है, नो ऑनियन नो गार्लिक फैमिली, वो भी है। उसके बाद में मैंने प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया होटेलियरिंग का। होटेलियरिंग में भी आई स्टार्टेड माई करियर। इच्छा ये थी कि मैं किसी बड़ी जगह से शुरू करूं, तो ओबरॉय होटल से मैंने शुरू किया। आई हैड प्रॉब्लम कि हम यूपी के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश अच्छी बोल नहीं सकते, होटल्स के अंदर ये तो इंटरनेशनल फील्ड है, इसमें तो जो चीज़ होगी आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अब मैंने ज्वाइन कर लिया, बाकी लोग आए, दे वर ऑल फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल्स, अच्छे पढ़े, इंग्लिश बोलते थे। मैं आया था यूपी से। शुरुआत मेरी प्राइमरी स्कूल से हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था मैं, कॉलेज का पढ़ा हुआ था, तो वो मुझे एक हिचक थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन ये था कि मुझे काम अच्छा करना है, बिकॉज लाइफ में मैंने पहले भी जो काम किए हुए थे, तो आई वाज इन लीडरशिप रोल्स में मैं रहा, एनसीसी में था, मैं वेरियस चीज़ों में था, एक्टिविटीज़ मेरे साथ हुआ करती थी। आई वाज सीनियर ऑफिसर। एक्चुअली आई वांटेड टू गो टू आर्मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे आर्मी में नहीं जाने दिया। उन्हें डर था कि भाई आर्मी में, और मैं चाहता था आर्मी में जाना, तो इसलिए मैंने सारा मेरा प्रोसेस वो था। मैंने भी कहते हैं जो भी था, जो मेरा करियर था, उसके बाद में मैंने जो करियर लिया, मुझे एडवाइस मिली कि मुझे आई शुड ग्रो एज ए शेफ़। अब शेफ़ के लिए आपकी सबसे पहली चीज़ भी हो जाती है, नॉन वेज भी है, सारा कुछ काम है। सो आई जॉइंड होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद में आई वांटेड टू बी ए शेफ़, एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज ए शेफ़।
सो आई वर्कड ताज होटल के साथ मैंने काम किया, ओबरॉय होटल्स आई वर्क फॉर मेनी ईयर्स। आई डोंट थिंक आई शुड गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। हम गुरु जी की बात कर रहे हैं, ये मेरा गलत हो जाएगा, मैं उतने प्रोसेस में लंबा जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर दैट। तो एनीवे खाली मैं बता रहा हूँ कि किस बैकग्राउंड से मैंने शुरुआत की थी, और उसमें देन आई ग्रू अप टू वेरी सीनियर पोजीशंस एंड आई वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज़। मुझे सब जगह रिस्पेक्ट मिली, कंपनीज़ ने मुझे जिन जिन चेन्स में मैंने काम किया उन चेन्स ने मुझे बाहर की भी अपॉर्चुनिटी दी, सारी चीज़ें की। लास्ट आई वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ़ मैं था। मैं यूएस में भी मैंने काम किया, बॉम्बे में मैंने काम किया, ओबरॉय शेल्टन होटल में मैं था। उस शादी हो गई थी, माई वाइफ वॉज देयर, माई डॉटर वॉज देयर, बट लेकिन क्या था, बीइंग ए होटेलियर मेरी बड़ी डिमांडिंग जॉब थी। मतलब एवरी ईयर एंड ए हाफ आई वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरे ट्रांसफ़र हो जाते थे, या तो कंपनी दूसरी थी या दूसरी जगह होता था। और उस प्रोसेस में माई वाइफ वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू हर बॉडी सिस्टम्स, और कुछ ना कुछ उसके साथ में एवरीवेयर चलता रहा। और मैं उतना टाइम फैमिली के साथ में डिवोट करता था, कम कर पाता था, बिकॉज एटलीस्ट 12 to 15 आवर्स मेरा वर्क शेड्यूल आप समझ लो, एज आई केप्ट ग्रोइंग वो बढ़ता रहा। तो फैमिली को मैंने एक तरह से देखा जाए थोड़ा नेग्लेक्ट किया, लेकिन उसमें वाइफ ने सफ़र किया, वो शी सफ़र्ड अ लॉट, वो चलती थी, तो कुछ ना कुछ उसके साथ चलता रहता था, प्रॉब्लम चलती रहती थी। खैर मैं बाहर से होके मैं इधर आ गया था, और उसकी एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी एक सर्जरी हुई थी, और उस सर्जरी के बाद में पता चला कि उसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एडिशंस हो गए हैं, चिपक गई हैं। तो कुछ भी अगर खाती थी तो उसको दर्द होता था कई बार। एक जब उसको अटैक उस चीज़ का होता था तो सारे फूड को लिक्विडाइजर में डाल के लिक्विड करके लेना पड़ा करता था। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक और सर्जरी कर देते हैं। एक सर्जरी पहले हुई है, उस सर्जरी की वजह से एक एडिशंस हो गए, इंटेस्टाइन चिपक रही हैं, और वो कहते हैं हम दूसरी सर्जरी कर देते। तो वी वर नॉट कीन एट दैट प्रोसेस, वी वर लुकिंग फॉर। हमने वो क्या होता था, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो घर के अंदर सारी चीज़ें होती थी। कभी वो सनातन धर्म को मानती थी, तो वो जो करती थी मैं उसको मना नहीं करता था। कभी महामृत्युंजन पाठ हो रहा है, उस टाइम में आई रिमेंबर 20-22 हज़ार रुपये उसमें लग जाते थे, एंड आई एम ए सैलरीड पर्सन। बड़ा डिफिकल्ट होता था, बट एनीवे जब घर में कोई बीमार होता है तो आप सारी कुछ करते हो, जो कुछ चीज़ें होती हैं। किसी ने बोला ये पत्थर पहन लो, दूसरी चीज़ कर लो, एस्ट्रोलॉजी ने कुछ और चीज़ बता दी, तो वो सारी चीज़ें होती रहती थी उस टाइम में। लेकिन हाँ, एक वक्त आया जब मुझे कहा गया कि एक गुरु हैं। मैं तब दिल्ली में ही था बाय द वे, और मेरी डॉटर की शादी हो चुकी थी, उसके इन लॉज आर्मी में थे, और उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था और मायन के लिए में रहते थे। तो उन्होंने बताया डॉटर को कि तुम्हारी मदर की तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं रहती है, तो एक गुरुजी हैं और आप उन गुरुजी के पास में चलिए। तो मुझसे बताया गया, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो किसी लिविंग गुरु में आई डोंट बिलीव। और मैं देख चुका हूँ कि बहुत हमारे साथ में पहले गड़बड़ हुई है घर में। मैंने देखा कि कई बार कोई आता था, वो वाइफ को बैठाया, हिप्नोटाइज किया, उसे हाथ से गोल्ड की बैंगल्स उतरवा के ले गए या चीज़ें ले गए। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें हुई घर के अंदर जो होती थी। मैं उसको कहता था तुम किसी के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलोगी जो ऐसी चीज़ हो जाती है। और जहाँ जिनके पास में हम गए, जोशियों के पास भी गए, वही उपाय सबने बताने, सारी चीज़ें होनी, हम करते सब कुछ थे बाय द वे। तो मैं कहता था ये जो चाह रही है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊँगा। सो फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर आई डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट पार्ट। शी केप्ट टेलिंग मी आल्सो। लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं चल रही थी, ये चीज़ होती थी। और उस पीरियड के अंदर फिर मुझसे जब दोबारा कहा गया, एक दिन मुझसे वो वाइफ कहती है कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो लोग दूसरे कंट्री चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि गुरु के पास चलो। आपकी ईगो इतनी बड़ी क्या हो गई कि आप गुरु के पास नहीं चल सकते। उस दिन उसकी वो बात मुझे चुभ गई। एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ITC होटल्स में था, और उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था गुड़गांव में। माई ऑफिस वॉज देयर एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द टोटल ट्रेनिंग ऑफ ITC होटल्स की पूरी चेन की। दैट वाज अंडर मी, आई वाज एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बट माय ऑफिस वाज देयर एंड आई वाज लिविंग इन ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। मैं यहाँ था, दिल्ली में सुबह जल्दी निकल जाया करता था क्योंकि तब रोड छोटी थी गुड़गांव की दिल्ली में।
और रश हो जाता था, ऑफिस वगैरह का होता था, तो आई यूज़ टू लीव होम बाई 8:15 आई यूज़ टू लीव, एंड लौट के भी मैं जब आता था मुझे घर आते आते 8:30 पौने 9 बज जाते थे, क्योंकि वरना ट्रैफिक होता था। आई यूज़ टू अवॉइड दैट। उस दिन वाइफ ने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी के पास है और आप चलो। मैं तो कहती हूँ, मैंने कहा चलो चलते हैं, चलेंगे। तो मैंने कहा कैसे चलना है? तो उसने बताया कि ये नंबर है, ये कंवरलाल जी हैं, ये पुरानी गुरु जी की। उसने बोला कि गुरु जी को मानते हैं और उनको बहुत फ़र्क पड़ा है उनकी वाइफ को, जो बताया था, इनसे आप बात कर लीजिए। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला हाँ कि उन्होंने बताया है कर्नल चौधरी ने उनको ये हमारे बारे में, और बोले आप हमारे साथ चलिए, आज शाम को आप मुझे वहाँ मिल जाइए, एम्पायर स्टेट में मिल जाइए। मैंने कहा कौन सा एम्पायर स्टेट? कहने लगी वो दिल्ली गुड़गांव के रास्ते में, बैरोली के आगे वो है। उसका मुझे ध्यान आ गया क्योंकि मैं डेली उस रास्ते से निकलता था, तो मैंने कहा यस दैट्स ओके। तो मैंने कहा किस टाइम मिलना है? कह रहे गुरुजी शाम को मिलते हैं 7 साढ़े 7 बजे, आप मुझे 7 बजे करीब में आप उसके वहाँ बाहर मिल जाइए। अब मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं तो ऑफिस से लौटते ही लेट था उस दिन। जब उनसे बात हुई तो मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी निकला, घर पहुंचा। फॉर्मल कपड़े पहनते थे एज ए होटलियर, नेचुरली सूट वगैरह आप पहनते हो। मैंने कपड़े चेंज किए, वाइफ तैयार थी, उसको एकदम मैंने कार में बैठाया, चले वहाँ से। जैसे घर से चले और हम पहुँचे IIT गेट तक, वहाँ बहुत ट्रैफिक था अरविंदो मार्ग पे जो कुतुब की तरफ जाता है। अब मुझे अंदर से तो ये लग रहा था मुझे किस गुरु के पास लेके जा रही है, कहाँ फंसा रही है। लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकता था, मजबूरी में जाना पड़ रहा था, उसकी मर्जी से आया था मैं, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता था। अंदर से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवे मैंने उन अंकल को कॉल किया, कंवरलाल जी को। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मैं आ रहा हूँ। मैं तो निकल लिया था लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो कहने का आप एक काम करिए, आप दूसरे रूट से आ जाइए, पर वसंत कुंज के बीच से होकर अंधेरिया मोड़ होकर आप आ जाइए, वहाँ शायद आपको ये रश नहीं मिलेगा। उन्होंने जैसे बताया, मैं उधर से होकर कटवालिया सराय से बसंत कुंज के बीच से निकल के अंधेरे मोड़ पहुँच गया। वहाँ से मैं एम्पायर स्टेट के पास, जैसे मैंने कार खड़ी तो एक सज्जन मेरे सामने आए, बोले अग्रवाल साहब। मैं जानता नहीं, उन्होंने मुझे कैसे पहचाना, मैंने जानता भी नहीं था। मैंने कहा जी सर आप कंवरलाल जी? बोले हाँ आइए। हमने कार खड़ी करी, मैं और वाइफ दोनों थे। हम दोनों उतरे उससे और एम्पायर स्टेट के गेट से साथ साथ चलने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या करना है। हम पहले जो मेरे मुंह से अंकल वर्ड निकल रहा है, लेकिन हम जब गुरुजी के पास गए थे शुरू में हम एक दूसरे को अंकल आंटी नहीं बुलाते थे। तो मैंने तो उनको बोला भाई साहब बोला, या मैंने बोला कंवरलाल जी, मैंने इस तरह से नाम से बोला। मैंने कहा हमें यहाँ क्या करना है? वही चीज़ पूछी थी क्या करना। बोले नहीं, बोले कुछ नहीं करना, जैसा मैं करूँगा ऐसे आप कर लीजिएगा। और गुरुजी तो बात भी नहीं करते, जिससे चाहते हैं उससे बात करते हैं। बड़ा अंदर से अजीब सा लगा। फिर मैं आया किस लिए हूँ यहाँ पे? हम आए हैं उन्हें बताना कि वाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ठीक हो जाए, और ये कह रहे हैं ये तो बात भी नहीं करते। खैर एनीवे वक्त इतना नहीं था, क्योंकि गेट से एम्पायर स्टेट में अंदर जहाँ गुरुजी रहते थे विला में, वो हार्डली 100 यार्ड्स ऐसा कुछ होगा, मीटर के करीब में होगा। चलते चलते मतलब विद इन फ्यू मिनट्स वी वर देयर। वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा था कि आगे लेडीज़ जो थे शूज़ उतारती थी, उसके पीछे जेंट्स उतारते। तो अंकल ने बोला यहाँ शूज़ उतारने हैं, तो वाइफ ने आगे अपने शूज़ उतारे, मैं पीछे गया, वहाँ शूज़ उतारे। बोले अब बाहर हाथ धो के फिर अंदर जाएंगे। अंदर से गुरबानी की आवाज़ आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, विला था। और बाहर देखा तो गेट के पास एक अंकल खड़े थे, एक कुर्सी रखी थी, उसके ऊपर एक बाल्टी रखी थी, और एक नीचे बाल्टी रखी थी, और उस बाल्टी में एक लोटे के अंदर एक लोहे की रॉड लगी हुई थी, उससे वो पानी लेके हाथ धुलवा रहे थे। तो हम लोग पीछे वहाँ पे खड़े हो जाते थे, जो भी मेरे आगे और लोग थे वो थे। पहले अंकल आगे थे, उन्होंने हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद में एक टॉवल था, वो मुझे ध्यान नहीं उनके कॉलर पे था या चेयर पे रखा, गेट के ऊपर रखा हुआ था, उससे सब हाथ पूछ रहे थे। तो उन्होंने हाथ धोए, मैंने भी हाथ धोए, लेकिन मैंने टॉवल से हाथ नहीं पूछा। मैंने कहा कितना गंदा होगा, सब इससे हाथ पूछ रहे हैं। बिल्कुल। उस दिन मुझे अकल नहीं थी, पता नहीं था, तो मैंने अपनी ब्लेसिंग मिस करी उस दिन। स्टार्टिंग में होता ही है, पता ही नहीं होता, ऐसी चीज़ होती है। तो एनीवे आगे बढ़े तो 2 स्टेप लिए, एक वरांडा था, और उस वरांडे में वहाँ ऊपर गए, आगे वो थे, मैं था, मेरे पीछे मेरी वाइफ थी। मैं अगेन उसको आंटी बोल रहा हूँ कि मेरी आंटी थी, मतलब तब तक वही बात आ गई। वहाँ पे एक सज्जन खड़े थे और अंदर से गुरबानी की आवाज़ आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो
बड़ा अजीब सा लगा, हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं और ये क्या, ये तो एसी एटमॉस्फेयर दिख रहा है यहाँ का। खैर एनीवे, टाइम इतना था नहीं। वो जो बाहर गेट पे खड़े थे उन्होंने उन्हें इशारा करा, वो अंकल आगे चले गए, मैं उनके पीछे गया। जैसे आगे गए, एक छोटा सा, एक लेफ़्ट पे ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बोलो वो था, उससे 2 स्टेप नीचे लेने थे। स्टेप लेके राइट पे देखता हूँ तो एक गोल्डन कलर की बड़ी अच्छी कुर्सी थी और उसके ऊपर एक कोई बैठे हुए हैं। उन्होंने ऑर्गेंडी के बड़े क्रिस्प कपड़े पहने हुए हैं और अरुण शौरी उनके पैर दबा रहे थे। अरुण शौरी को मैं पहचानता था, वो मिनिस्टर थे उस टाइम में। ये बात मैं कर रहा हूँ 2003 की। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं 2003 व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो उनके पैर दबा रहे थे। लेफ्ट में देखता हूँ तो मेनका गांधी बैठी थी। पीछे देखता हूँ तो राजेश पायलट जी की वाइफ वो खड़ी हुई थी। ओहो हो, मैंने कहा ये कहाँ आ गए, ये तो सारी बड़ी बड़ी हस्ती है, ये तो बड़ी बड़ी हस्ती है, तो कहीं मुझे फंसाया जा रहा है। जो बैठे थे और वो बोल्ड थे जो बैठे थे। खैर ये अंकल मुझे देख के उस टाइम में लग रहा था जैसे हम पिक्चरों में उस टाइम में ओम प्रकाश आया करते थे। लोग आजकल शकाल बोल देते, तब वो शकाल का ज़माना नहीं था, शकाल तो बाद में आए जो चीज़ हुई है। उस टाइम में ओम प्रकाश आया करते थे। वो जब गुरु के रूप में बैठते तो वो लेडीज से पैर दबाते थे, ये चीज़ होती थी। तो एकदम मुझे यही लगा कि मैंने कहा अगर ये गुरु हैं तो गुरु तो कोई जोगिया कपड़े में, ब्लैक कपड़ों में, भभूत लगी, वो चीज़ें वो था। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो ऊपर शैंडिलियर लगा है, नीचे रेड कलर का कारपेट है और ये ऐसे उस पर ये बैठे हुए हैं। बिल्कुल फीलिंग ये नहीं थी कि मैं किसी गुरु के पास में जा रहा हूँ। उस टाइम में उन्होंने इशारा किया था पहले तो वो कंवरलाल जी अंकल जाके पीछे बैठ गए, गुरुजी ने मुझे इशारा करके अपने सामने बैठा लिया। तो जहाँ गुरुजी बैठे थे उससे थोड़ी सी दूर पे मैं सामने बैठ गया, मेरी वाइफ मेरे पीछे बैठ गई। लोग आते रहे, वहाँ गुरबानी चल रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और ये समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लोग आते रहे, बैठते रहे, साथ साथ में जो आता था गुरुजी के पैर छूता, वही मत्था टेकता था, आके बैठ जाता था। और उस पीरियड के बीच में गुरुजी जब मेरी तरफ देखते थे, मैं गुरुजी की तरफ देखता था तो उनकी आंखों की तरफ मैं देख नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कि मैंने देखा था पहले पिक्चरों वगैरह में कि लोग हिप्नोटाइज करके खड़ा कर देते हैं, उससे बुलवाते जो चीज़ होती है। तो मैं निगाह नीचे कर लेता था, लोग आते रहे, बैठते रहे। इतनी देर में एक अंकल आए, उनके हाथ में एक ट्रे थी, उस ट्रे में चाय के गिलास रखे थे। तो बराबर वाले को दिया, फिर मुझे दिया। तो जब मुझे दिया मैंने मना कर दिया। मैं जैसे कहते ना पी के आए, उन्होंने बराबर वाले कहते हैं प्रसाद है ले लो। मन में आया कैसा प्रसाद, वो भी लड्डू होती है, बताशा होता है, बर्फी होती है, कुछ होती है, वो प्रसाद, ये चाय का क्या प्रसाद। सोचा कि यह गुरबानी चल रही है, हो सकता है सिखों के अंदर ये होता होगा या गुरुद्वारे में ऐसा होता होगा। मैंने कभी गुरुद्वारे में प्रसाद नहीं लिया था। एनीवे मैंने ले लिया, उसको मैंने पूरा पी लिया। उसके बाद में एक और अंकल आए, वो खाली गिलास लेके चले गए। अब वहाँ मैं बैठा हूँ, हॉल भर गया ऑलमोस्ट। गुरुजी की जब भी निगाह पड़े हर बार मेरी फीलिंग यही हो, मैं गुरबानी शब्द सुन रहा हूँ। और उस वक्त में मुझे याद है पहले दिन शब्द चल रहा था, मेरे वाले साइयाँ रखी चढ़ना दे खोल, और मैं सुन रहा था मेरे वाले साइयाँ रख चढ़ना दे खोल। गुरुजी का शुक्राना, मैं मेरे वाले ही होके तो रह गया, मेरे वाले तो गुरुजी हो गए। लेकिन हाँ, उस दिन अकल नहीं थी, उस दिन पता नहीं था। खैर शब्द चलते रहे, हम बैठे रहे। थोड़ी देर में गुरुजी ने कुछ इशारा किया तो जो लोग बैठे थे बीच के वो खड़े होने लगे सारे, मैं भी खड़ा होने लगा। और जो लोग साइड में बैठे थे वॉल की तरफ, वो पीछे बैठे, कुछ उनके आगे जाके बैठने लगे। तो बराबर वाले अंकल बोले, कहने लगे कि अभी रुकिए, अभी लंगर आएगा। मैं समझ साहब उठ के जा रहे हैं, बोले अभी लंगर आएगा और यहाँ पे इधर बैठिए। तो हम अब मेरी वाइफ पीछे और कहीं बैठी थी, सामने जो लोग बैठे थे एक वॉल के साथ में बैठ गए, उसके सामने एक और लाइन में लोग बैठ गए, उसी तरह से गुरुजी की दूसरी तरफ बैठ गए। फिर उसके बाद में एक चटाई आई, किसी सेवादार ने बीच में चटाई बिछाई और उसी तरह से पीछे भी। तो मैंने बराबर वालों से पूछा ये क्या होगा, लंगर में क्या होता। कहने लगे यहाँ पे एक थाली आएगी और उसमें से 4 लोग एक थाली में से खाएंगे। एक लोग एक थाली में से झूठा खाएंगे एक दूसरे का, वो भी 4 लोग उसमें से बैठ के। हम तो घर में बहन भाई एक दूसरे का झूठा नहीं खाते थे, पता नहीं कुछ आदत नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन एक तरह से अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हम जैसे बैठे, खाली इतनी बात थी। एनीवे जी, वो थाली आनी शुरू हो गई, हमारे सामने थाली आई।
और उस थाली के अंदर 8 रोटी थी, 1 सब्जी थी, 1 दाल थी, 1 तीखी चटनी थी और एक तरफ कुछ मीठा था। उस टाइम में, अब आजकल अक्सर क्या होता है कि कड़ा प्रसाद रख देते, तब कभी बर्फ़ी हो जाती थी, कोई भी चीज़ इस तरह की हो जाती थी, वो था। तो सबने उसमें से वो 8 2 मत समझ में आ गया कि 2 रोटी सबकी हैं। बिल्कुल। अब उसकी तरफ देखा, जब थाली सामने आई, मैं राइट मुड़ के देख रहा हूँ कि गुरुजी को देखता हूँ, गुरुजी को तो सर्व ही नहीं किया। बहुत अजीब लगा, अगर ये गुरु हैं, सबसे बड़े हैं, गुरु को पहले तो मिलना चाहिए। इन्हें खिलाना चाहिए, फिर हमें खिलाना चाहिए। उनकी तरफ नहीं, वो नहीं था, और उनका कोई पैर दबा रहा था। अक्ल नहीं थी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पहले हम सबको लंगर करा के और फिर उसके बाद में खुद लंगर करते हैं। और जब हम लंगर कर रहे होते हैं गुरुजी के सामने, जो एक एक निवाला मैं अपने मुंह में ले रहा था, उस पर मालिक की दृष्टि पड़ रही थी, निगाह पड़ रही थी, और वो उस निगाह से उसको ब्लेस कर रहे थे। मुझे नहीं अकल थी, आई वॉज ए फूल दैट डे। बिल्कुल कह नहीं सकता, सबकी वही बात होती, पहले दिन आए थे, नहीं पता था। खैर एनीवे, सबने मैंने लंगर पूरा कर, हमने वो कर लिया, लोग बैठे रहे। जब सब खत्म कर लिया सबने, तब क्या होता था, फिर सबकी थाली एक साथ उठाई जाती थी। तो वो सबने उठाया और मैंने फिर पूछा क्या करना बराबर। बोले अभी ऐसा है, बाहर जाके पहले आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद में बाहर जल प्रसाद मिलेगा और उसके बाद में गुरुजी से आज्ञा लेके आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, हम उठे, जो लोग बाहर और एक्स्ट्रा वेट कर रहे थे वो आके हमारी जगह बैठ गए। अब हम वही अंकल बाहर बाल्टी से हाथ धुलवा रहे थे, वहाँ लाइन लग गई लंबी, तो वहाँ गए, तो वहाँ पीछे खड़े हुए, फिर वहाँ हाथ धुले। हाथ धोने के बाद में हम उस वरांडे में वापस आए, जहाँ वो 2 स्टेप लेके थे, वहाँ पे एक कूलर रखा था और एक आंटी, एक लेडी खड़ी थी, मैं आज आंटी बोल रहा हूँ, वो खड़ी थी वहाँ, और वो सेवा कर रही थी। उसमें से वो जल प्रसाद स्टील के गिलास में दे रहे थे, वो हम अब पी रहे थे। मतलब लंगर के साथ में हमें कोई जल प्रसाद नहीं मिला। जब हम आए तो हमने कोई जल प्रसाद नहीं था, खाली चाय प्रसाद मिली थी, उसके साथ में कुछ नहीं मिला था। आजकल हम देखते हैं सत्संग में जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारी चाय के साथ में भी, जल प्रसाद, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम में वो कुछ नहीं था। पहले अगर किसी को उठ के जाना हो, उठ के बाहर जाके लेके अपना आ सकता था, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, तो नो डिस्टर्बेंस। एनीवे, वो हमने जल प्रसाद लिया, फिर हम अंदर गए, और जब हम अंदर गए तो अब जो दूसरे लोग वहाँ लंगर कर रहे थे, दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, लेकिन जो लोग हम बाहर थे, हम गुरुजी के सामने जाके आज्ञा ले, मत्था फिर टेक के, अब वो उसका मतलब था आज्ञा लेके आपने निकलना है। फिर वो मेरे आगे वो अंकल थे, उन्होंने जाके उनके पैरों में सिर रखा। अब इसने, अरुण अंकल क्या करें, ये तो कभी मंदिर में उसने मत्था नहीं टेका, यहाँ पे मजबूरी में चलो मैं भी कर लेता हूँ, इंसान के पैर में सिर रख दूँ मैं, बहुत अजीब था। एनीवे, लाइन थी, मैं क्या ना करता, मैंने दूर से मत्था टेका। तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, उन्होंने कहा था बात नहीं करते, मुझे पूछे किधरों आया, इतनी पंजाबी मैं समझता हूँ, तब मैं पंजाबी नहीं जानता था। मैंने कहा जी मैं ग्रेटर कैलाश से। तो उन्होंने 1-2 लोगों के नाम गिनवाए मुझे आसपास के। ठीक है, किधरों काम करता है, मैंने कहा जी ITC होटल्स में। अच्छा, ITC होटल्स में। उन्होंने 1-2 लोगों के वहाँ के नाम गिना दिए। अब अंदर अंदर मुझे हो रहा है कि ये अंकल लेके आए, इन्होंने बता दिया कि मैं वहाँ इस पोजीशन पर काम करता हूँ, और गुरुजी को सब कुछ पता है। खैर कहीं ना कहीं बैक एंड में पता चल गया। उन्होंने पीछे मेरी वाइफ की तरफ देखा और उससे कहते हैं, और इतना खाली बोला, वो जैसे भरी बैठी थी, अपनी सारी प्रॉब्लम एक के बाद, गुरुजी मेरा स्टमक की प्रॉब्लम है, मेरी ये सर्जरी हुई थी, मेरा वो चक्कर, वो सारी चीज़ें। तो गुरुजी ने वाइफ को बोला कि तू लोटा लेके आई, और बोले परसों आ जाना। और पीछे से मेनका गांधी जी को उन्होंने बोला कि आप इनको एक्सप्लेन कर दो। वो हमें साइड में लेके, बड़ा अच्छा लगा, मेनका गांधी एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, देखो हमारे मन में ये होता था कि भाई उसको हम देखते थे कि भाई किस फैमिली से है, गांधी फैमिली की है। वो हमें साइड में ले गई और उसने बताया कि ऐसा आपने एक काम करना है कि आपने एक कॉपर का लोटा लेना है, उसके बाहर स्टील भी हो सकता है, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक साइज़ का हो, और उसका एक ढक्कन होना चाहिए, ऊपर लीड होना चाहिए। इस लोटे को जिसके लिए गुरुजी ब्लेस करते हैं उसने खुद मेंटेन करना है, शुद्ध रखना है, और इसको या तो शुद्ध राख से, शुद्ध राख मतलब जो आप अपने, तो पहले लकड़ी की राख होती है, तो शुद्ध जिसमें कोई मिक्सअप ना हुआ हो, मिट्टी ना मिली हो, उससे या नींबू और नमक से साफ़ करना है, और उससे साफ़ करके वही मेंटेन करेगा, दूसरा मेंटेन नहीं करेगा। ये नहीं कि आप अपने सर्वेंट को दे दो या कोई और किसी को दे दिया, नहीं। और उसमें रात को इसमें पानी भर के रखना है और ढक के रखना है,
अपने बैक साइड पे सुबह उठ के जितना पी सकते हो पीना है, और बाकी को नहाने की बाल्टी में डाल के आपने उससे नहाना है, और अगले दिन फिर ये नॉर्मल प्रोसेस करना है। ये बात उन्होंने बता दी, और ये बताया कि देखो जिसका लोटा होता है उसी ने मेंटेन करना है, उसी के लिए है, उसी के लिए। हाँ, और ये उसने कहा गुरुजी सबको लोटा ब्लेस नहीं करते, जिसकी जो प्रॉब्लम जिस तरह की होती है उसके लिए गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बड़े मंदिर में लोग आते हैं, हर एक के आदमी को छोटी सी लोटियाँ होती है, कोई अलग अलग होता है, एवरीबडी थिंक कोई 3-3, 4-4 लोटे एक साथ लेके आता है, सोचता हम ब्लेस करा लेंगे ना, वो लोटा जिसका होता है उसी का होता है। खैर उन्होंने बता दिया हमें, हम फिर गुरुजी के सामने गए, उसके बाद में समझने के बाद में तो अब गुरुजी ने बोला रुको, और बोले बराबर में एक अंकल को बोले, अंकल आप अपना सत्संग करो। अनिल अग्रवाल अंकल थे, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, उनको बोला। अब क्या था, हम गुरुजी के सामने बैठ गए, 4-5 लोग हम थे, 2-4 और साथ बैठ गए, वो अंकल आए और वो अपना सत्संग कर रहे हैं। तो पहली बात तो मुझे लगी मैं भी अग्रवाल हूँ, वो भी अग्रवाल है। गुरुजी बताते हैं देख मेरे पास में ये खाली पंजाबी से सिखों वाली चीज़ नहीं है, बनिए भी आते हैं। और उन्होंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो अपनी बात बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये गुरुजी के चमचे हैं, ये गुरुजी की बड़ाई गुरुजी अपने आदमियों से करवा रहे हैं। तो मैं एक कान से सुन रहा था, दूसरे कान से मेरी निकल रही थी वो चीज़। एनीवे क्या नहीं, उन्होंने सत्संग किया उस दिन, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या सत्संग किया सारा। मेरे मालूम में तो ये था कि मुझसे पैसे निकलवाए जाएंगे, कहा जाएगा कि देखो हाँ यहाँ पे बैठे इतने बड़े लोगों की है, ऐसी चीज़ कुछ नहीं हुई। बाद में जब मेरी उनसे दोबारा बात हुई तब मुझे पता चला कि उन्होंने वो क्या सत्संग उस दिन पूरा उनका शेयर हुआ था, उन्होंने बताया था कैसे उनको बच्चे ब्लेस किए थे, कैसी चीज़ हुई थी। उसके बाद में उन्होंने एक और आंटी को बुलाया, आंटी तू आ अपना सत्संग कर। उस आंटी ने लोटे का सत्संग किया। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुजी की हर एक चीज़ के पीछे की लॉजिक होता है, पर्पस होता है। अगर उन्होंने मुझे पहले लोटा ब्लेस करा तो पहले उन अंकल को बुलाया जिससे मुझे बता दिया कि मेरे मन से ये चीज़ निकल जाए कि मेरे पास में किस तरह के लोग आते हैं, डॉक्टर हैं, अग्रवाल हैं, उनसे उनका सत्संग कराया। फिर उन आंटी को बुलाया कि लोटे का सत्संग का। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को सोराइसिस था पूरे बॉडी के ऊपर, उसके बहुत प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं होता था। गुरुजी ने किस तरह से उसको लोटा ब्लेस किया था और उस लोटे से उसकी वो सोराइसिस क्या वो पूरी सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो अच्छा हो कि जब ये हो गया उसके बाद में गुरुजी की तरफ हमने देखा, कहते परसों नहीं कल ही आ जाएं। ठीक है, इतनी बात हम समझते थे। फिर से मत्था टेका, वहाँ मत्था टेक के हम बाहर आए। बाहर वो अंकल खड़े थे जो हमें लेके आए थे, कंवर लाल जी, वो कस्टम्स में बड़े सीनियर सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम में। तो उनको हमने थैंक यू कहा और बोले कैसा रहा। हमने कहा नहीं, अंदर अच्छा फील हुआ था। हमने कहा नहीं अच्छा फील हुआ, दैट्स ऑल। बोले और क्या हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने कहा है लोटा लेके आए। बोले हाँ आप अपना लोटा लेके आ जाना, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। उन्होंने खाली इतनी बात बोली, हमें और बात का नहीं पता। हम उतनी देर में वहाँ से बाहर निकले, कार खड़ी थी, मैंने कार स्टार्ट की। कार स्टार्ट करके जैसे हम वहाँ से एम्पायर स्टेट से कुतुब जी के जा रहा था, कुतुब के पास जहाँ पर महावीर स्टैचू उसके पास हम पहुँचे। वहाँ पहुँच के तब तक मैंने वाइफ ने कोई बात नहीं करी थी, तो वाइफ मुझसे पूछती कैसा लगा। मैंने कहा अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा। अच्छा तो मुझे लगा था, लेकिन मुझे कोई फीलिंग ये नहीं थी मैं किसी भगवान के पास गया हूँ या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो उसने पर्स खोला, पर्स में से एक इंजेक्शन निकाला और 4 कैप्सूल निकाले। होता ये था कि उसको जब पेट का ये अटैक हुआ करता था तो हमें नर्सिंग होम जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे और वो साथ में कैरी करती थी। तो मुझे लगा कि वैसे तो ये खाना खा भी नहीं सकती, आज लंगर किया है तो आज नेचुरली इसकी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मैंने कहा नर्सिंग होम चले। कहती है नहीं मुझे दर्द नहीं है। बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये मुझे ज़बरदस्ती लाई है तो इसलिए शायद ऐसा कह रही है। चलो ठीक है, हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के कपड़े वपड़े चेंज किए, सो गए। सुबह उठा, आई वॉज सरप्राइज्ड। हर रात मैं कम से कम 3-4 बार उठता था कि वो मुझसे कहती थी कभी मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो, कभी मुझे कोई दवाई दे दो। सारा दिन तो मैं घर से बाहर ही रहता था, तो मैं रात को सोचता था इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आई शुड डू दैट। सो आई यूज्ड टू डू दैट दैट नाइट। हाँ, कुछ ना कुछ जो भी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करो। देखो वाइफ के नेचुरली घर में क्या करोगे आप। तो मैं उस रात को पूरी रात मैं सोया, वो भी सोई। रात को देर हो गई थी, हम 11 साढ़े 11 घर पहुँचे थे। तो जब सुबह उठे मैंने उससे पूछा तेरी तबीयत कैसी है। कहती दर्द नहीं है। और मैंने कहा रात को उठी भी नहीं। कहती है हाँ मैं रात को ठीक से सो गई। अब लगा कि कल कोई मिरेकल हुआ है कुछ तो लिटरली। मैंने कहा वो मुझे लगा कि वो तांत्रिक है, कोई चीज़ उन्होंने करी है, समथिंग हैज़ हैपेंड। एनीवे बड़ी अच्छी फीलिंग आई।
अब ये था कि आज दिन में, उस दिन मेरी छुट्टी थी कि दिन में लोटा लिया जाए, तो मैं गया मार्केट, वहाँ से लोटा लिया, लोटा लेके घर आ गए। शाम की इंतजार हुई, शाम को अब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों अकेले एम्पायर स्टेट गए, कार खड़ी की, अंदर गए। अंदर जाके लोटा हाथ में था, वो सिस्टम तो पता था जूते कहाँ उतारने, हाथ कैसे धोने। तो अंदर जैसे गए, अंदर जाके गुरुजी ने हमारी तरफ देखा, वो लोटा था, तो गुरुजी ने, वाइफ ने लोटा गुरुजी के हाथ में दिया। गुरुजी ने लोटे की तरफ देखा, कुछ बोले, मुझे नहीं मालूम क्या बोला गुरुजी ने, क्या उन्होंने उसको कैसे ब्लेस किया, और वो लौटा दिया, वो उसके हाथ में दे दिया। और वो लोटा उस दिन गुरुजी ने ब्लेस करके हमें दे दिया। इस तरह से हमारा गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। जाते थे, अच्छा फील होता था, लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं किसी परमात्मा के पास जा रहा हूँ। लोग कहते थे कि ये भगवान है, ये शिव है, लेकिन मेरे लिए तो इंसान थे, सामने देखता था, मैं इसी कमरे में बैठते थे, सारा कुछ अच्छा लगता था। और वहाँ हम देखते थे कि अब हम वीक में कोशिश होती थी कि हम एक बार चले जाएं, कभी 2 बार हम चले जाते थे। गुरुजी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन वहाँ बैठा करते थे उस टाइम में। और शाम को हुआ करता था उनका दरबार लगता था 7 बजे करीब में, और उसके बाद में डिपेंड करता था रात को, मतलब जब लंगर करके कुछ लोग बाद में रुके रहते थे, हमें नहीं पता था। तो होता ये था कि हम लंगर लेके हम वहाँ पे छुप के बैठ जाते थे कि गुरुजी ये ना कहते तुम जाओ, हमारी इच्छा होती थी हम यहाँ बैठे रहे, हम चाहते थे। तो हम अक्सर ऐसा करा करते थे, लेकिन गुरुजी तो जानो जाने, उन्हें पता होता था, वो आवाज़ दे के बुला लेते थे, चलो तुम आज की पिक्चर ख़त्म, लोग मत्था टेकते थे, निकल जाते थे। उस टाइम में होता था, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा जुड़ाव होना स्टार्ट हो। हाँ, इतनी देर तक नहीं था, जुड़ा होना, में जाना अच्छा लगता था, हम जाते रहे वहाँ पे गुरुजी के पास में। ये फीलिंग होती रही। वहाँ देखते थे लोग आते थे, एक छोटी सी फ़ोटो अपनी पॉकेट पे लगा के आते थे, बड़ा अजीब लगता था। छोटी सी फ़ोटो थी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती थी, एक क्लिप के साथ में लगाई होती थी। तो मैं ऐसा लगता था कि गुरुजी की फ़ोटो क्यों लगा के आ रहे हैं, गुरुजी के सामने बैठे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इच्छा होने लगी हमें भी मिल जाए। तो मैंने वहाँ सेवादार से पूछा, सिंगला अंकल हुआ करते, मैंने कहा अंकल मुझे फ़ोटो मिल जाएगी? बोले जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप पे मिल जाएगी। बड़ा अजीब लगा एडमिशन, मैं कौन सा किसी स्कूल में तो आया नहीं हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मुझे मिलेगी। एनीवे कह कुछ नहीं सकते थे, ऐसे ही रहा। कुछ दिन बाद गुरुजी ने आवाज़ दी और मेरी आंटी को बुलाया, उसको बुला के आवाज़ दे के एक स्वरूप उनके हाथ में रखा। वो छोटा स्वरूप नहीं था, थोड़ा बीच के साइज़ का था। अब मेरी भी इच्छा थी कि मुझे हो जाए। उस दिन आई वॉज लकी, और गुरुजी ने कुछ लोगों को बुलाने के बाद में मुझे बुलाया, मुझे भी एक स्वरूप दे दिया। गुरुजी ये इस तरह की चीज़ें जो देते थे सबको नहीं देते थे, किसी को बुलाते थे, थोड़ी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी तरह से पहले एक बार उन्होंने मेरी वाइफ को बुलाया था और उसके हाथ में कुछ रखा था, वो एक लॉकेट था, जो कि एक सिल्वर का लॉकेट था, उन्होंने पाउच में दिया था। जब मैंने हाथ फैलाया था तो मुझे नहीं दिया था। तो मैं कभी भी ऐसा होता तो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं देते। उस दिन आई थिंक आई वॉज लकी, मुझे वो उनकी फ़ोटो मिल गई। हम फ़ोटो लेके घर आ गए। अगले दिन मैं उसको लेके गया, मैं लाजपत नगर में एक जानता था किसी को फ़ोटो फ्रेम करने वाले को, मैं उसके पास लेके गया। मैंने कहा भाई इनको फ्रेम कर दो, मैं चाहता हूँ मेरे सामने कर दो। बोले क्यों? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी की है। बोले कौन गुरुजी? अब सोचिए उसके साथ बैठ के गुरुजी का सत्संग हो गया, उसने चाय प्रसाद मंगाया, बोला मैं अब समझ गया हूँ, मैं इसको फ्रेम करा के आपको फ़ोन कर दूँगा। तो ठीक है, मैं अपना चला गया। उसका मुझे अगले दिन फ़ोन आया कि ये फ़ोटो फ्रेम हुई, आप ले लीजिए। मैं ऑफिस से लौटता हुआ मैं वहाँ गया, मैंने उससे फ़ोटो ली, मैं घर लेके आया। वाइफ ने अपनी जो फ़ोटो थी जो उसको दी थी वो उसने अपने मंदिर में रख ली। अब ये अरुण अंकल क्या करें इस फ़ोटो को? उसने उस फ़ोटो को, मैंने कहा मेरे घर में और लोग आते हैं, देखेंगे, कहेंगे किस बाबे की फ़ोटो लगा ली। मैंने उस फ़ोटो को लेकर अपनी अलमारी में, मेरे सूट जहाँ टंग रहे थे उनके पीछे गुरुजी की फ़ोटो लग गई, रख दी। और मैं सुबह उठता था, उठ के पहले पेंटों को साइड में करके हाथ जोड़ लेता था, शाम को आता था ऑफिस से फिर हाथ जोड़ लेता था। गुरुजी अलमारी में बंद। इमेजिन करो, हम जाते थे गुरुजी के पास में, अच्छा लगता था, लेकिन ये गुरुजी को मुझे शक था, मैं बाहर शक नहीं था, फीलिंग नहीं थी कि कभी कोई कुछ बोल देना, कोई कहेगा तो मुझे वो नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ लगा रखा था। एक दिन गुरुजी ड्रीम में आ गए और ड्रीम में आके मुझसे कहते हैं कि लोकी देखेंगे की कहेंगे, यही कहेंगे ना, ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूँ। गुरुजी ने इतना कहा और मेरे ड्रीम में से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा, मेरा ड्रीम बिल्कुल क्लियर मेरे माइंड में। मैंने वो अलमारी में से फ़ोटो निकाली, मैंने वॉल पे लगा दी। वाइफ सरप्राइज़ की, ये क्या हो गया आज कैसे? कहती अब लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आएगा तो कह देंगे। उस दिन शाम को
बड़े मंदिर गए, जब हम छोटे मंदिर गए एम्पायर स्टेट, कार खड़ी करी, कार खड़ी करके जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने रियलाइज़ किया, पहले मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था क्योंकि मुझे लोग पहचानते थे, होटलियर्स वगैरह मेरे हाथ से बहुत लोग ट्रेन हुए थे पहले, तो लोग मुझे पहचानते थे और मैं लोगों को कहता था कि आप परमात्मा आपके अपने खुद के कॉन्शियसनेस है और आपकी हाथ की लाइनें आप खुद बनाते हो। और वो कहेंगे हमें तो ये चीज़ कहता था, ये तो एक बाबे के पास जाता है, तो इसलिए मैं कार खड़ी करके सीधा अंदर भाग जाता था। उस दिन मैंने कार खड़ी करी, मैंने लेफ़्ट देखा, राइट देखा, एंड आई कुड फील दैट आई कुड ब्रीथ। अब तक मैं अपने आप को मैंने बांधा हुआ था। ये करके हम अंदर गए, मत्था टेका, जैसे गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने बड़ी फनी सी स्माइल मुझे दी। तिरछी निगाह से देखा करते थे गुरुजी, एक कहाँ किधर एक उधर। तो उन्होंने देखा, कुछ नहीं, मैसेज मुझे मिल गया कि बच्चों आ गया रास्ते पे। एक मुझे मैसेज मिला, मैं बैठ गया सामने। उस दिन गुरुजी ने मेरी सुई की नोक के बराबर मेरी ईगो ख़त्म करी कि जो मैं पहले सोचा करता कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, और मैं सोचा ये भी करता था कि गुरुजी लोगों को कहा करते थे कि भाई मेरे ये काम कर दो, नाम से बुलाते थे, चीज़ होती थी। मुझसे भी कई बार आवाज़ दिया करते थे गुरुजी और कहा करते थे होटल वालों कब होटल लेके चल रहे हो। मैं कहता था गुरुजी जब आप कहोगे। तब मैं मौर्य में, मेरा ऑफिस था मौर्य शेल्टर में, दैट वाज द कंपनी का था, और मुझे लगता था कि गुरुजी मौर्य आ गए, जो मैंने लोगों से सुना था, ये जाते भी हैं, और मैं उनके पैरों में सिर रखूँगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट किसी इंसान के पैर में सिर रख रहा है। तो मैंने ये बात फीलिंग थी, तो मैं गुरुजी को कह देता था, मुंह नीचे कर लेता था। गुरुजी ने कभी मुझे छोटा नहीं लिखा है, कहते कई बार थे, कभी कहते थे गुप्ता अंकल, मेरा नाम अग्रवाल है, लेकिन बुलाते तो उनसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती थी, क्यों बुलाते थे मुझे नहीं मालूम। कभी कहते थे होटल वालों, तो मुझे याद आया गुरुजी ऐसा भी तो कहते थे। अब तब मेरे अंदर वो ईगो थी। अब आज मुझे गुरुजी कीचड़ में मिल जाए मैं वहाँ लंबा हो जाऊँ, लेकिन उस दिन मुझे अकल नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई इस तरह की चीज़ ये होती है। तो एनीवे मैंने गुरुजी के सामने वो तिरछी निगाह गुरुजी ने, मैं बैठा, गुरबानी चल रही थी और मेरी आंखों से पानी बह रहा था, और गुरुजी ने मेरी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने एक फिल्म बचपन से लेकर अब तक की सारी सामने रख दी कि तू क्या समझता है, तूने ये काम किया, तू सोचता है कि तूने क्वीन एलिजाबेथ के साथ में शेक हैंड किया, उसके साथ फोटोग्राफ है, तू सोचता है कि तूने यूएस में जाके काम किया, जो जो चीज़ मेरी लाइफ की थी वो सारी की सारी फिल्म मेरे साथ में आ गई। जुड़ा हूँ मैं अब 2003 में गुरुजी से, और गुरुजी मुझे मेरी फिल्म दिखा रहे हैं मेरी कॉलेज टाइम से तब से अब तक की, और मेरी आंखों से वो पानी बह रहा है। उस दिन मुझे अकल आ गई कि जो सब कुछ करने वाले थे यही थे, इन्होंने ही सब कुछ किया था, और आज इन्होंने बता दिया। उस दिन से मैं ये कहता हूँ कि मुझे मालिक की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई। अब तक मैं डर में था उस दिन से, लेकिन तब तक मैंने भगवान अभी भी नहीं माना था इनको। मैं जाता था, अच्छा लगता था, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई, बाद में जो जो चीज़ें हुई, लेकिन मेरा जुड़ना उससे शुरू हुआ। वाइफ के साथ में वो चीज़ हुई, उसके साथ में और एपिसोड हुए, मेडिकल चीज़ें हुई, अलग चीज़ें हुई, मेरे साथ में चीज़ें हुई, जो किस तरह से गुरुजी ने, वो लंबे सत्संग हो जाएंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक टू मच ऑन दैट पार्ट, कि कैसे गुरुजी ने मेरा मकान चेक कराया, कैसे मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मेरा कराया, क्या क्या चीज़ें हुई। बट मेरा जाना शुरू हो गया, और जाने के बाद में गुरुजी के पास में उस दिन से आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक ज़िंदगी जीता था गुरुजी के पास आने से पहले की, और मेरी दूसरी ज़िंदगी है गुरुजी जिस दिन मेरी लाइफ में आए थे तो हमेशा से, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि गुरुजी ही भगवान हैं, और जब मैंने उनको मानना शुरू कर दिया, मेरी दूसरी लाइफ उस दिन से है, और वो आप सबकी है। जो भी संगत मुझे सुन रही है, चाहे आप कल आए, चाहे आप 20 साल पहले आए, हम एक लाइफ पहले की जी रहे थे, और ये हमारी दूसरी लाइफ है जो बिल्कुल बदल जाती है। सो दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड इन माय लाइफ। तेरा वेरियस सत्संग मेरे आपने पहले सुने भी होंगे, लंबा बहुत हो जाएगा अगर मैं सत्संग को अगर बताने लगूंगा उनके बारे में कि भी ऐसा कैसे होता है। सो दैट्स व्हाट गुरुजी का मेरे पास जाना शुरू हुआ। तो अंकल जी, बहुत सारी संगत के ये क्वेश्चन होते हैं कि गुरुजी क्या है, मैं क्यों जुड़ूं गुरुजी से, ऐसा क्या है उनमें, मतलब जिनको नहीं पता मालिक के बारे में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने जो पूछा, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास जुड़ते हैं तो हमें नहीं पता होता। हमारे लिए तो ऐसा होता है कि गुरुजी, जब मैं उनको इंसान के रूप में देखता हूँ तो इंसान दिखते हैं, लेकिन इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड गुरुजी, और ये सबके साथ में है। अब मैंने रियलाइज़ किया, मैं जहाँ
जिस दर पे गया हूँ, गुरुजी परमात्मा है, भगवान है। मुझे नहीं पता था कि भगवान क्या होता है एक्चुअली। मैं तो सोचता हूँ मंदिर में जा रहे हैं, जो वहाँ की स्टैचूज़ देखता हूँ वो भगवान है, या हम चर्च में जा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की बात आती थी। आर्य समाज में भी हमें ये था कि भाई हवन करते हैं और भगवान को याद करो, लेकिन मुझे नहीं पता था भगवान क्या होता है। ये गुरुजी के पास जुड़ने के बाद में धीरे धीरे मुझे ये अकल आई। गुरुजी ने ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसी चीज़ें पढ़ी, ऐसे सत्संग अटेंड किए, इच्छा रही अंदर से जानने की भगवान होता क्या है। तो समझ में आया कि जो गुरुजी कहते थे कि भगवान तुम्हारे अंदर है तो ये वही। गुरुजी एक एनर्जी है, परमात्मा जो है वो डिवाइन एनर्जी है, और वो धरती पे आती है, अलग अलग रूप में आती है। कभी राम के रूप में आई, कभी कृष्ण के रूप में आई, कभी जीसस क्राइस्ट के रूप में आई, कभी मोहम्मद के रूप में आई, कभी बाबा नानक के रूप में आई, किसी भी रूप में आई। और वो आती है अपने, मैं तो वर्ड इस वक्त संगत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कहा जाए कि अपने जो उनके भक्त हैं, जो उनको मानते हैं, उनके कर्म कटवाने के लिए, कि जिससे वो कर्म काट लें और वो उनमें मर्ज हो पाए। मुझे नहीं पता था पहले, मुझे तो ये था कि भाई मैं ह्यूमन बॉडी है मेरी, लेकिन हाँ जो मेरी सोल है वो सोल ना जिंदा होती ना मरती, बिकॉज दैट इज़ एन एनर्जी, और वही परमात्मा है, और हमारी सोल परमात्मा में से निकल के आती है। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था पहले। गुरुजी कहा करते थे मैं लाइट हूँ, मैं ओम हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। बहुत अजीब लगता था। भला गुरुजी कहते हैं मैं ओम हूँ। ओम तो मेरे लिए एक आवाज़ थी जो मैं हर एक मंत्र के पहले ओम बोलता हूँ, और गुरुजी कह रहे हैं मैं ओम हूँ, और कहते हैं मैं लाइट हूँ, मैं लाइट में चला जाऊँगा। 10 साल लगे मुझे इस चीज़ को धीरे धीरे अपने कन्फ्यूजन को दूर करने में। जब एक बार एक वीडियो देखा और उसमें देखा कि नासा ने एक रिकॉर्डिंग उसकी मैं देख रहा था, और उन्होंने बताया कि जब सृष्टि बनी थी शुरू में, तो बहुत सारी गैसेस आपस में टकराईं, और जब वो गैसेस टकराईं तो एक लाइट निकली और एक आवाज़ हुई, और वो आवाज़ थी ओम। आवाज़, एक साउंड ओम की। तो आज समझ में आया कि वो जो गुरुजी कहते हैं मैं ओम हूँ, तो मैं उस ओम की आवाज़ हूँ, ना कि कोई लिखा हुआ ओम है, और मैं वो लाइट हूँ। अब हुआ मन में क्वेश्चन ये कि अगर वो ओम गुरुजी कहते हैं मैं ओम हूँ, और मैं गुरुजी के सामने बैठा हूँ और गुरुजी तो मुझे गुरबानी सुनवा रहे हैं, तो समझ में आया कि गुरु नानक देव जी ने बताया कि जैसे एक सृष्टि ऐसी लाखों सृष्टि, और हर एक सृष्टि को चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, एक उसका उत्पत्ति करने के लिए, शुरू करने के लिए ब्रह्मा है, विष्णु उसका पालन करने के लिए, और महेश उसको ख़त्म करने के लिए है। हर एक सृष्टि के ऊपर एक एक है, और जितने भी इन्हीं की पूजा करते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब के जो भी अवतार हुए उनकी। और उसमें पढ़ समझ में आया कि ये सब अपनी शक्तियों से काम कराते हैं। ब्रह्मा सरस्वती से काम कराते हैं, विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, रुद्र के साथ में काली माता है, दुर्गा माता है, महेश के साथ में माया है, माया जान, आहा माया का भी समझ में आया। और जो ऊपर परमात्मा है, महाशिव है, अर्धनारीश्वर जिसको बोला शिव, शिव का मतलब होता सत्य, ट्रुथ, उसके साथ में पार्वती है, आधा पुरुष आधा नारी, जो बोला उसको वो ओम है। तो जैसे एक सृष्टि को चलाने के लिए एक ओम, एक ब्रह्मा, एक विष्णु महेश, उस तरह से लाखों करोड़ों सृष्टि, उन सबको चलाने के लिए कौन बोले इन सब के ऊपर एक और, वो कौन है? वो है महाशिव। और गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओंकार, एक ओम, एक। तो उन्होंने जो लिखा ओम तो लिख दिया पंजाबी में, और उसके पहले एक वर्ड जो लिखा वो नंबर में लिखा, जिसके ना इसके पहले कोई ना बाद कोई। अदरवाइज अगर वो लिखते उसको ONE1 या हिंदी में लिखते, हम उसके मीनिंग अलग निकाल लेते, मीनिंग ना निकालें, इसलिए वो एक ओंकार बोला उन्होंने कि वो परमात्मा। और अब समझ में आया कि मैं जिस दर पे आया हूँ और जिसने मुझे बुलाया है
वो एक ओंकार है, वो खाली ओम नहीं है, वो खाली एक सृष्टि को चलाने वाला नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है। और वही गुरु जी हैं। और गुरु जी जो हैं वो एनर्जी है जिसको अकाल बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं। और वो गुरु जी हैं, क्योंकि गुरु जी के साथ में जो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो संगत करती है, बताती है, एट द सेम टाइम गुरु जी कैन मीन वेरियस प्लेसेस। होता था इस तरह का गुरु जी। और गुरु जी की अपनी प्रेजेंस हमें फील हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। कैसे प्रेजेंस फील हो जाती है? कहते हैं कि गुरु जी जो है वो एनर्जी है, वो इस रूप में आते हैं अलग अलग रूप के अंदर। और वो एनर्जी जो ओम जो है, ओम की आवाज़, तो जब गुरु जी ने हमें गुरबानी से जोड़ा, तो गुरबानी से इसलिए जोड़ा कि जो गुरु नानक देव जी ने, गुरु जी वो कहते थे वाणी ऊपर से आ रही है, और उस वाणी, और मर्दाने को कहते थे तू लिख, तू रुबाब बजा। तो वो रुबाब बजाता था और वो वाणी ऊपर से आती थी। उस वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में आया, गुरुओं की वाणी थी। उन वाणी में से गुरु जी ने हमारे लिए कुछ रागी सेलेक्ट करे, कुछ वाणी सेलेक्ट करी और बोले इसको सुनो। तो जब मैं उस ओंकार की, ओम की आवाज़ को सुनता हूँ, तो मैं गुरु जी से कनेक्ट हो पाता हूँ। हालांकि वो मेरे सामने एज इंसान के रूप में भी थे, उस टाइम में भी अलग जगह पे आते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि गुरु जी जो हैं वो ओम हैं, वो विजिबल नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और वो मैं जब उनको सुनता हूँ तो मेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी एक आवाज़ है, एक बड़ी लाइट सी आवाज़ है। और मैं जब गुरुजी के ब्लेस शब्द को सुनता हूँ और मैं गुरुजी को भाव में रखता हूँ, ध्यान में, तो मैं अपनी उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। और जब मैं उस आवाज़ को सुन सकता हूँ तो मेरी पांचों सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। मुझे रोटी के ऊपर ओम दिख जाता है, मुझे बादलों में ओम दिख जाता है, मेरी आंखों की देखने की शक्ति, सुनने में मुझे, मैं जब सुनता हूँ तो मुझे मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है, नोज़ से मुझे फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती है। जो मैं लंगर करता हूँ तो मुझे वो दवाई का काम करती है, जो प्रसाद में लेता हूँ मुझे टच, मुझे फील होता है कि मुझे कोई छू रहा है। तो वो जो सारे पांचों सेंसेस और मैं गुरुजी को फील करने लगता हूँ। अब समझ में आया कि गुरुजी जो है, ही इज़ विद इन अस, ही इज़ अराउंड अस, ही इज़ एवरीथिंग। जो भी चीज़ बनी हुई है वो 5 एलिमेंट की बनी हुई है, और गुरुजी एक एक एलिमेंट के अंदर हैं, हर एक चीज़ के अंदर। तो गुरुजी हमें इस स्वरूप में दिखे, जरूर दिखते हैं, और लेकिन अगर मैं आंख बंद करके भी उनको याद करता हूँ तो गुरुजी हमारे अंदर हैं। यही वो परमात्मा है, इन्हीं को मैं गॉड बोलता हूँ। ये वो लाइट है, इसलिए हम जोत जलाते हैं, सत्संग करते हैं, इनका स्वरूप सामने रखते हैं। हम आसन लगाते हैं कि इसमें मालिक आओ, बैठो, और हम जब गुरबानी सुने आपको बैठा के, तो हम आपकी वो चीज़ सुन पाएँ। तो मेरे लिए गुरुजी वो परमात्मा है, ओम है, ओंकार है। और एक और चीज़ कहूँगा, अब तक हमने जिसको माना था उसने लाके हमारा हाथ इनके हाथ में दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर महाशिव है, वो अपना काम कुछ ब्रह्मा से कराते हैं, कुछ विष्णु से कराते हैं, कुछ से कराते हैं। तो जो हम भक्त लोग, हम लोग जो इंसान लोग, हम जो भी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी क्रिएशन है, वो किसी ना किसी से कनेक्ट होती है। और जब एक वक्त वो उसके थ्रू, परमात्मा उनके थ्रू काम कराता है। जहाँ अब जैसे हम जिस फैमिली में पैदा हुए, वहाँ पे हमारे घर में, मेरा आर्य समाज का है, आप राम को मानते थे, कोई कृष्ण को मानता था, कोई मुस्लिम है जो मानता था। तो वो हमारे जहाँ जहाँ हम पैदा हुए वहाँ हमारे कर्म थे, हमें वहाँ पे वो करना पूरा है। तो हम उस घर में हमने जन्म लिया, वो टीचर मुझे मिला, जो भी चीज़ हुई। उसके बाद में एक वक्त आता है जब गुरुजी राइट टाइम सेलेक्ट करते हैं। जैसे गुरुजी ने मेरे लिए वो टाइम सेलेक्ट किया, उस टाइम में हमें बुलावा आता है, बहाना किसी ना किसी चीज़ का हो सकता है। उस बहाने से आप गुरुजी के पास आते हो, और तब गुरुजी कहते हैं कि अब मैं तुझे आज़ाद करने आया हूँ, मैं तुझे फ्री करने आया हूँ। किस चीज़ को फ्री करने आया है? तेरी सोल को फ्री करने आया हूँ। कहते हैं अगर तेरी सोल फ्री होगी तब मेरे में मर्ज हो सकती है। जो मेरी जोत मेरे अंदर है वो उस गुरुजी की जोत की निकली हुई है। लेकिन ओवर ए पीरियड मैंने कितने जन्म लिए, क्या कुछ हुआ, मैंने जो कुकर्म किए, गलत काम किए, तो मेरी वो जोत गंदी होती चली गई। और वो जो मेरे कर्म हैं, गुरुजी कहते हैं जब तक तुम्हारे वो कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक मेरे में मर्ज नहीं हो सकते। तो इंसान
हम जो आते हैं किसी योनि के अंदर, हम अपने कर्म काटने के लिए आते हैं, इसलिए देवी देवता भी जन्म लेते हैं। और जब हम अपने उन कर्मों को पूरा कर लेते हैं तब हम उनमें मर्ज हो सकते हैं। तो गुरुजी जब एक राइट टाइम हमारा देखते हैं, उस पर हमें बुलाते हैं, परमात्मा में बुलाता है। और जब हम उनसे जुड़ जाते हैं और अगर हम उन्हें भाव से उनको समझते हैं, पहचानते, फील महसूस करते हो, तब गुरुजी से हमारे गुरुजी गलत कर्मास को, गलत रास्ता को कटवा के और वो हमें ठीक रास्ते पे ले आते हैं और अपने पास ले जा पाते हैं। तो इसलिए वो मेरे लिए खाली मैंने बताया वो एनर्जी है। गुरुजी सब जगह है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं घर के अंदर एक मंदिर बनाऊं तभी गुरुजी सामने होंगे। गुरुजी कहते हैं तो मुझे तुम जहाँ याद करोगे मैं वहाँ हूँ, तुम मुझे टॉयलेट में याद करो मैं तो वहाँ भी हूँ। तो गुरुजी ने तो हमारे लिए बड़ी एक सिंपल लाइफ बताई। गुरुजी ने बोला एक अच्छी ज़िंदगी जियो, दैट्स व्हाट गुरुजी सेड, लिव ए गुड लाइफ। तो अंकल जी बहुत सारी संगत के ये भी मैसेज रहते हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो आपके आगे कभी कोई ऐसी संगत आई हो या कोई ऐसे व्यक्ति आए हो कि जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और क्या गुरुजी इसको भी हमें वहाँ से निकालेंगे? मैं बताता हूँ, देखो ये सब चीज़ें होती हैं, बुरी निगाह, ब्लैक मैजिक, जो भी हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज हम पढ़ते भी हैं सब जगह कि देखो जैसे अच्छी फोर्सेस हैं उस तरह से नेगेटिव फोर्सेस भी हैं। और जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आपको अटैक करती हैं। हमारे ऊपर एक माया जाल पड़ा हुआ है, कभी मैं बताऊंगा उनके बारे में, फिर कभी मौका मिलेगा। हम उसको देख नहीं पाते और वो नेगेटिव फोर्सेस में अटैक करती रहती है। कोई कहता है किसी ने जादू टोना कर दिया आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, आप ये धागा बांध दो, ये सब चीज़ें इस तरह की होती होंगी अगर। लेकिन जब हम गुरुजी के पास जुड़ जाते हैं तो ये नेगेटिव फोर्सेस हमें टच नहीं कर सकती। गुरुजी क्या करते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी के ध्यान में होते हैं, तो गुरुजी हमारा, हम आपको पता है हर एक चीज़ का एक ऑरा होता है। चाहे हम पत्थर ले लें, वेजिटेबल ले लें, आदमी ले लें, हम सब के चारों तरफ एनर्जी का ऑरा है। जब हम बचपन में भगवान की फ़ोटो बनाते थे, सिर के ऊपर एक गोला बना देते थे, कहते थे हेलो है। वो हेलो क्या है, वो हम सब के अंदर, हम सब आजकल ऑरा स्कैनर्स हैं, दे कैन रीड, देयर आर ऑरा रीडर्स आल्सो, देख के बता सकते हैं कि भाई आपको क्या बीमारी है उससे, स्कैन से। तो जब हम गुरुजी के पास जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमारा वो पूरी बॉडी का ऑरा चेंज करते हैं। जब मैं भाव से उनको याद करता हूँ, जब मैं अपने अंदर गुरु को ढूंढ लेता हूँ, जब मेरा वो ऑरा क्लीन हो जाता चारों तरफ, तो कोई नेगेटिव फोर्स मुझे टच नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कहते हैं जब आप गुरुजी के पास आते हो तो आपको नेगेटिव फोर्सेस टच नहीं कर पाएंगी और वो एक कवच पहना देते हैं आपको। लेकिन अगर आप उनके ध्यान से हट गए, अगर आप फिर से फिसल गए, तो फिर आपको वो आपके वीकर मूवमेंट के अंदर फिर दोज फोर्सेस कैन अगेन अटैक एंड टच यू। सो दैट्स व्हाई वी से जब आप गुरु जी से जुड़ते हो, आप पिछली जितने भी जिसको मानते रहे उनको थैंक यू कह के एक को मानना है। गुरु जी कहते हैं एक नाव में पैर रखो। तो जब गुरु जी से जुड़ोगे ये चीज़ें होती होंगी, होती हैं, हमने देखे हैं लोगों के साथ में कि लोग कहते हैं ये चीज़ हो जाती हैं। लेकिन जब गुरु जी के पास आते हैं अब हमें भूल जाना है, ऐसा हमारे साथ ना कुछ होगा ना होता है। ये जो चीज़ होगी, जो होगा अच्छा होगा। गुरु जी पॉजिटिव रहो हमेशा, जो हाँ पॉजिटिव रहो। गुरु जी ने हमें सिखाया यही कि आगे लाइफ में जो होना था हो गया और जो होना है होगा। इसका मतलब ये नहीं है गुरु जी के पास में आ गया तो मेरे कष्ट नहीं होंगे। अरे गुरु जी के जुड़ने के बाद मुझे तो हार्ट अटैक हुआ, मेरे तो कार का एक्सीडेंट हुआ। अगर मेरे सत्संग आपने पहले सुन भी रखे होंगे कैसे गुरु जी ने मुझे बचा के रखा उन सब चीज़ों से। तो ये सारी जो चीज़ें एक बार जब गुरु जी के पास आ गए, जो होना है वो होगा। लेकिन जो होगा गुरुजी उसको इस तरह से कटवा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, स्मूथली कटवा देंगे, अप्स एंड डाउन लाइफ में आएंगे। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी इज। तो अंकल जी आपके अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहोगे संगत को? और बहुत सारी चीज़ ऐसी जो रह गई हम नेक्स्ट में ज़रूर लेके आएंगे आप सभी के लिए। आई नो अंकल, आज लंबा हो गया थोड़ा। ऐसे ही होता है जब हम गुरुजी के बाद में बोलने लगते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। आवाज़ ऊपर से गुरुजी जो बोलते हैं हम वो बोल पाते हैं। देखो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस दर पे आ गए हो गुरुजी के पास में, अगर आप पहुँच गए हो, चाहे किसी भी रीज़न से आए, पहले गुरुजी को फील करो, ज़बरदस्ती इनको एक्सेप्ट मत करो। गुरुजी इज़ एन एक्सपीरियंस। आप इधर उधर देखते हो आजकल बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें वो है नहीं है। गुरुजी का हर एक स्वरूप बात करता है। अगर आप विश्वास रखोगे, फील करोगे, आप उनको फील कर पाओगे। तो मैं गुरुजी इज़ एन एक्सपीरियंस। जब तक फील ना हो कि भाई हाँ गुरुजी है मेरी लाइफ में और गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं, तब तक उनको एक्सेप्ट मत करो। लेकिन जब एक्सेप्ट कर लो, अब पिछली हर एक चीज़ को एक एक करके बंद करना पड़ेगा। आप खूंटों से बंधे हुए हो। जिन देवी देवता को माना था, अगर आपने कुछ बोल रखा है उनको थैंक यू कह के
आप आगे बढ़ जाओ। आपने जिसको जो भी देना है और उनका थैंक यू कह के गुरुजी के पास आ जाओ। मंदिर के जाने की कहीं मनाही नहीं है, वहाँ जाके आप खाली गुरुजी को याद करो, हाथ सबके आगे जोड़ो, मांगो एक से, वो गुरुजी हैं। और हम लकी हैं कि गुरुजी ने हमें सेलेक्ट किया। बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन अब मेरा मैसेज तो यही है कि अब जब आप गुरुजी के पास आए हो, गुरुजी से जुड़े रहो, वहमों से दूर हो जाओ, लोगों के सत्संगों से समझने की कोशिश करो और एक को मानना है, खाली गुरुजी को मानना है। हम सत्संगों में देखते हैं भाई हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, गुरुजी कहते हैं उन सबका जब तक तुम देना पूरा नहीं कर दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिसका देना है वो दे के आगे बढ़ जाओ। हमारा एक तीर्थ स्थान गुरुजी ने बताया वो है बड़ा मंदिर। बड़े मंदिर में गुरुजी ने बोला मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है, इसके साय से भी जो गुजर जाएगा उसको मैं ब्लेस करूंगा। तो प्लीज़ संगत जी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि किसी घर में अमृत वर्षा हो रही है, किसी के घर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गुरुजी उसको दे रहे हैं। जिस दिन आपको जो चीज़ करनी हुई आपके लिए कर देंगे। तो आपने किसी के संगत से नहीं कनेक्ट होना है, गुरुजी से कनेक्ट होना है। बड़े मंदिर आइए, वहाँ बैठिए, गुरुजी से बात कीजिए, उनको फील कीजिए और गुरुजी हम सबके ऊपर कृपा हर वक्त बरसाते हैं, बरसाते रहेंगे। तो संगत जी, अंकल जी ने बताया कितना प्यारा सत्संग सुना है। आई होप आप इसको एंड तक सुन रहे होंगे और इसको आगे भी शेयर करना ताकि किसी न किसी संगत के कष्ट कटे और उनको उनके सवालों के जवाब मिले। तो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस थे वो अंकल से रह गए, जैसे लंगर से रिलेटेड रह गए और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे सत्संग अंकल के बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अभी हम ज़रूर आपके लिए दोबारा लेके आएंगे और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी।